नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे सभी प्रिय साथियों। मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि सभी मेरे प्रिय साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अध्ययन कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपने अद्यतन सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा करने वाले हैं और आज मैं आपके समक्ष इस अक्टूबर माह की क्रोनोलॉजी का अंतिम वीडियो लेकर उपस्थित हूँ और आज के इस सेशन में अपने अद्यतन सामान्य ज्ञान में प्रमुख रूप से नियुक्तियों के बारे में, निधन के बारे में और जो वर्तमान में जो प्रमुख पोर्टल हैं, ऐप हैं और सम्मेलन हुए हैं, युद्धाभ्यास हुए हैं, उनके बारे में अपने विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। ज़्यादा समय ज़ाया न करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर और आज अपने सर्वप्रथम अद्यतन सामान्य ज्ञान में प्रारंभ करने जा रहे हैं नियुक्तियों से। तो दोस्तों, आज के अपने पहला बिंदु है अभिनेता सुरेश गोपी सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नामित। दोस्तों, मैं आपके समक्ष क्रोनोलॉजी का संपूर्ण अध्ययन इसलिए करता हूं कि कुछ मेरे साथीगण कहते हैं कि अपने क्रोनोलॉजी का ऊपर से पढ़ देते हैं, लेकिन नहीं, मैं इसलिए आपको महत्वपूर्ण फैक्ट है उसे हाईलाइट करके रखता हूं और आपको बताता हूं कि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और अपने मन संतुष्टि के लिए मैं इस पूरी क्रोनोलॉजी का अध्ययन करता हूं ताकि कुछ भी अपने से वंचित न रहें। लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसे मैं हाईलाइट करके जरूर रखता हूं ताकि वह भी आप अंडरलाइन करते रहें, अपने क्रोनोलॉजी में हाईलाइट करते रहें। बढ़ते हैं अपने बिंदु की ओर। अभिनेता सुरेश गोपी को दोस्तों सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नामित किया है। अध्यक्ष के रूप में इन्हें नॉमिनी किया गया है। कब किया गया दोस्तों? 22 सितंबर 2023 को इन्हें नामित किया गया है। वर्ष 1997 में फिल्म कलियाटम के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया था। दोस्तों, सत्यजीत रे फिल्म टेलीविजन संस्थान कोलकाता में एक चलचित्र संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना 1995 में की गई थी। अपने को याद रखना है, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है? तो अभिनेता सुरेश गोपी को बनाया गया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। धनंजय जोशी ये कहाँ नियुक्त हुए हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। समिट डिजिटल के एमडी और सीईओ धनंजय जोशी को दूरसंचार उद्योग निकाय के जिसे फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन DIPA के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। जोशी इस पद पर भारतीय एंटरप्राइजेज के चेयरमैन अखिल गुप्ता का स्थान लेंगे। पहले इस पद पर कौन थे? अखिलेश गुप्ता जी इसके अध्यक्ष थे DIPA के। और वर्तमान में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया है। किन्हें नियुक्त किया गया है? धनंजय जोशी को नियुक्त किया गया है। DIPA अमेरिकन टावर इंडिया के मुख्य कार्यपालक अधिकारी संदीप गिरोत्रा को इसका वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? संदीप गिरोत्रा को। अपने को ओनली फॉर धनंजय जोशी को याद रखना है जिन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब जान लेते हैं कि DIPA है क्या। DIPA एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है जो भारत में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है। ये दोस्तों डिजिटल क्षेत्र में अपना कार्य करता है। जिस प्रकार टावर लगाना है, उनको लगातार उनके रखरखाव से संबंधित, उनका फैलाव के, उनको व्यापक तौर पर विस्तार के रूप में, इस प्रकार सभी क्रियाएं हैं जो ये DIPA करता है। इसका 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और 2010 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम TIPA था, टावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन। और 2020 में 10 साल बाद इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? DIPA कर दिया गया। DIPA कर दिया गया, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर एसोसिएशन। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? धनंजय जोशी। बस इतना ही याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। आर माधवन दोस्तों, इन्हें क्या FTII का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पुणे में स्थित है ये FTII है क्या? भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान का अध्यक्ष आर माधवन को नियुक्त किया गया है। माधवन ने इस पद पर अभिनेता और फिल्म निर्माता शेखर कपूर का स्थान लिया है। इससे पहले अध्यक्ष कौन थे इसके? शेखर कपूर थे जिनका FTII अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल इस वर्ष मार्च 2023 में समाप्त हो गया था। आर माधवन को 3 इडियट्स, तनु वेड्स मनु और रंग दे बसंती जैसे सुपरहिट फिल्मों के अभिनय के लिए जाना जाता है। उन्होंने रॉकेटरी द नबी इफेक्ट के साथ निर्देशन की शुरुआत की थी, जिसे हाल ही में घोषित 69वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता था। रॉकेटरी द नबी है क्या? ये इसरो के
पूर्व वैज्ञानिक एस नबी नारायण के जीवन और भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी में उनके उल्लेखनीय योगदान पर आधारित है। ये दोस्तों ये बायोग्राफी बनाई गई है एस नबी वैज्ञानिक के नाम पर। इस फिल्म में माधवन ने अंतरिक्ष वैज्ञानिक नबी नारायण की मुख्य भूमिका अदा की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अपने लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों यह प्रमुख है, इस पर आप स्टार लगा लीजिएगा, अपने से पूछा जा सकता है, 100% पूछा जा सकता है। जया वर्मा। जया वर्मा रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष, सीईओ और अध्यक्ष 2 पद एक साथ। रेलवे यातायात सेवा की वरिष्ठ अधिकारी जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अध्यक्ष पद का कार्यभार 1 सितंबर से संभाला है। सीईओ भी है और अध्यक्ष भी है। ठीक है, जया से पहले विजय लक्ष्मी विश्वनाथ रेलवे बोर्ड की पहली महिला सदस्य के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। ठीक है, वो सदस्य के रूप में ख्याति प्राप्त की थी, लेकिन यह पहली महिला है जो अध्यक्ष और सीईओ के तौर पर जानी जाएगी, अध्यक्ष और सीईओ के तौर पर जानी जाएगी। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा, इसे अपने को याद रखना है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि हाल ही में बालासोर में हुए कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे में जया वर्मा सिन्हा ने काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय उन्होंने इंडिया मीडिया को रेलवे के जटिल सिग्नल सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी थी। रेलवे विभाग का अध्यक्ष भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कि रेलवे सेवाओं के निर्देशन, विकास और ऑपरेशन सभी संबंधित सभी फैसले लेता है। और वर्तमान में कौन है इसके अध्यक्ष? जया वर्मा। जया वर्मा। प्रमुख नियुक्तियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, ये अपने को ओनली फॉर एक बार पढ़ना है। श्रीनिवासन के स्वामी, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। रजनीश कुमार, इन्हें मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मास्टर कार्ड जो एटीएम कार्ड बनते हैं, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, उस पर मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष कौन है? रजनीश कुमार। नीरज मित्तल, दूरसंचार विभाग के सचिव नियुक्त किया गया है। दूरसंचार विभाग के सचिव नियुक्त किए हैं, नीरज मित्तल को नियुक्त किया है। मनीष देसाई, प्रधान महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक, इन्हें नियुक्त किया गया है। सितंबर 2023 में पद ग्रहण करने वाले राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री सातो किलमन प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ के? वेनुआतु के। वेनुआतु में सातो किलमन को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। रेमंड न्योडोंग सिमा अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कहाँ के? गैबोन के। रेमंड डेमोन सिमा। थर्मन सामुग्रातनाम ये राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। कहाँ के? सिंगापुर के। ये ध्यान रख लेना थोड़ा बस। इविका सिलिना प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। कहाँ के? लातविया के। ये थे बस दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिन्हें नियुक्त किया गया है। पर निधन, अब चर्चा करें निधन की कि किन किन महापुरुषों का निधन हुआ है, उसके बारे में अपने चर्चा करने वाले हैं। एमएस स्वामीनाथन का निधन। एमएस स्वामीनाथन का निधन, इसके बारे में अपने चर्चा करें। भारत में हरित क्रांति के जनक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाएगा अपन से। इसके एक एक बात को अपने अच्छी तरीके से ध्यान करने वाले हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में उनके निवास स्थान पर हुआ और वह अब तक कितने 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। 98 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है। स्वामीनाथन ने अपनी नीतियों के जरिए सामाजिक क्रांति लाकर 1960 के दशक में भारत को अकाल जैसी स्थिति से बचाया था। एमएस स्वामीनाथन अनुसंधान प्रतिष्ठान की स्थापना की, उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के बीज विकसित किए जिनमें भारत में हरित क्रांति आई। वह 1972 में 1980 के बीच भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे। 1982 से 1988 के बीच अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन के महानिदेशक रहे। कृषि नीतियों के मोर्चे पर उल्लेखनीय कार्य करने वाले स्वामीनाथन को कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। ये अपने को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर रखे हैं उन्हें तो अच्छी तरीके से कंठस्थ करके रखना है दोस्तों। आगामी परीक्षाएं में अपने से यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हरित क्रांति में एक बहुत बड़ा नाम है एमएस स्वामीनाथन का, और उसके बारे में अपने को अच्छे तरीके से करनी है और हर एक पहलू को अच्छे तरीके से जानना है। 1986 में उन्हें अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया गया। 1991 में टाइटलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार से नवाजा गया। 2000 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ का पदक प्रदान किया गया। अब अपने को याद रखना है, पद्म श्री
उन्हें 1967 में दिया गया। पद्म भूषण 1972 में दिया गया है और पद्म विभूषण 1989 में दिया गया है। दोस्तों मैं आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा कि क्या ये तीनों पदक उपाधियों के अंतर्गत आते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और इन्हें वितरित करना कब से प्रारंभ किया गया था, इसके बारे में भी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। उन्हें 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला था। पहला वर्ल्ड फूड प्राइज़ अपने से पूछा जा सकता है किसे मिला था और कब मिला था? तो MS स्वामीनाथन जी को मिला था। और कब मिला था? 1987 में मिला था। दोस्तों यह तथ्य भी जो अपने अध्ययन किया है अच्छे तरीके से इसे पढ़ना है। इसरो वैज्ञानिक N वलारमथी का निधन पढ़ते हैं। दोस्तों ये इनका प्रमुख रोल क्या रहा है? वर्तमान में चंद्रयान 3 मिशन की प्रमुख सदस्य रही N वलारमथी का दिल का दौरा हार्ट अटैक से 2 सितंबर 2023 को निधन हो गया है। इनकी आयु कितनी थी? 64 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। लॉन्चिंग के समय चंद्रयान 3 का काउंटडाउन उन्होंने किया था 10, 9, 8, 7। इस प्रकार चंद्रयान 3 का जो काउंटडाउन किया था वो N वलारमथी के द्वारा किया गया था। क्योंकि दोस्तों गत 6 वर्षों से इसरो के सभी जो लॉन्च किए जा रहे हैं प्रक्षेपण है उनके काउंटडाउन की घोषणाएं N वलारमथी जी ही करते थे। N वलारमथी जी ही करते थे। ठीक है दोस्तों। और इस प्रकार इन्होंने चंद्रयान 3 के लिए भी काउंटडाउन किन्होंने किया था? N वलारमथी जी ने किया था और इनका निधन हो चुका है। वर्ष 2015 में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम में के सम्मान में तमिलनाडु सरकार द्वारा स्थापित अब्दुल कलाम पुरस्कार पाने वाली पहली वैज्ञानिक थी। दोस्तों ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि सभी मेरे प्रिय साथी को सेशन का आनंद ले रहे हैं, लगातार अध्ययन कर रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। अरुण कुमार सिन्हा प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के डायरेक्टर अरुण कुमार सिन्हा का निधन 6 सितंबर 2023 को गुरुग्राम के एक अस्पताल में हो गया है। ठीक है दोस्तों। अपने को इतना ही ध्यान रखना है कि अरुण कुमार सिन्हा कौन थे? प्रधानमंत्री के स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है उसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? अरुण कुमार सिन्हा थे। उनका निधन हो चुका है। जान लेते हैं SPG के बारे में। दोस्तों SPG क्या है? SPG प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में बनाया गया था। यह ग्रुप प्रधानमंत्री घर, ऑफिस, देश और विदेश में होने वाली सभी कार्यक्रमों की सुरक्षा को देखता है। वर्ष 2019 में पहले SPG पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार की सुरक्षा देखता था, लेकिन 2019 में एक विधेयक लाया गया था दोस्तों। इसके तहत इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर प्रधानमंत्री पद छोड़ने के 5 वर्ष बाद तक SPG सिक्योरिटी को ले सकता है। ये अपने को ध्यान रखना है। SPG का गठन कब किया गया था? 1985 में इसे गठन किया गया था और यह प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है। प्रमुख हस्तियां जिनका देहावसान हुआ है इस सितंबर माह में, जियोर्जियो नेपोलिटानो, ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो चुका है। डॉक्टर सरोजा वेगनाथन, इनके बारे में अपने जानना है। ये भरतनाट्यम की नृत्यांगना थी 2002 में जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया था और 2012 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया था। इनका निधन हो चुका है। अखिल मिश्रा बॉलीवुड अभिनेता थे, इनका निधन हो चुका है। गीता मेहता प्रसिद्ध लेखिका थी, फिल्म निर्माता थी, इनका निधन हो चुका है। उस्ताद अली जकी हैदर प्रसिद्ध रुद्र वीणा प्रतिपादक थे, इनका भी निधन हो चुका है। दोस्तों जो अपने को याद रखना है वो आपको मैं बता दूंगा कौन सा फैक्ट अपने को याद रखना है। अजीत निनान प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट थे, इनका भी निधन हो चुका है। डेनिस ऑस्टिन सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, इनका निधन हो गया। मालिनी राजूरकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका जिनका 6 सितंबर 2023 को हैदराबाद में 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, इसे अपने ध्यान में रखना है। हित स्ट्रीक जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेट कप्तान थे, इनका निधन हुआ है। और पीलू रिपोर्टर, ये अपने को ध्यान रखना है। भारतीय क्रिकेट अंपायर, खेल जगह से अपने से यह प्रश्न पूछा जा सकता है, हाल ही में किन भारतीय क्रिकेट अंपायर के निधन 3 सितंबर 2023 को हुआ? तो वो पीलू रिपोर्टर है जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ये दोस्तों ने प्रमुख चर्चाएं अपने आज के इस सेशन में की। अब अपने चर्चा करते हैं दिवस, सप्ताह और वर्ष के बारे में। दोस्तों इसमें प्रमुख जो दिवस है वो अपन पढ़ लेते हैं एक बार। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी मेरे प्रिय साथी अच्छी तरीके से इस तथ्य से रूबरू हैं।
अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को बनाया जाता है, इसे अपने ध्यान में रखना है। हिमालय दिवस 9 सितंबर को बनाया जाता है, इसके बारे में अपन को ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय वन शहीद दिवस 11 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को और इंजीनियर दिवस और अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को बनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को बनाया जाता है। और नेक्स्ट अपने हैं अंत्योदय दिवस 25 सितंबर को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस बनाया जाता है। और विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को बनाया जाता है। इस प्रकार ये प्रमुख दिवस थे। और अपने को याद रखना है वो यह प्रमुख संस्थानों की स्थापना दिवस। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सेकी का 11वां स्थापना दिवस, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 20 सितंबर को की गई थी। इसका 20 सितंबर को इसका स्थापना दिवस बनाया जाता है। इस प्रकार आरपीएफ है रेलवे सुरक्षा बल, जिस प्रकार राजस्थान पुलिस है वैसे ही रेलवे सुरक्षा बल है जिसे आरपीएफ के नाम से संबोधित किया जाता है। उसका 39वां स्थापना दिवस कब बनाया गया? 20 सितंबर को बनाया गया। जो एनसीईआरटी है अपने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुदान प्रशिक्षण परिषद, इसका 63वां स्थापना दिवस कब बनाया गया? 1 सितंबर को मनाया गया। इस प्रकार ये प्रमुख संस्थान थे जिनके अपने स्थापना दिवस के बारे में जाना। अब प्रमुख सप्ताह के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे दोस्तों जरूर हैशटैग लगा लीजिएगा, पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। साक्षरता सप्ताह 1 से 8 सितंबर तक साक्षरता सप्ताह मनाया जाता है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मनाया जाता है। सभी हितधारकों, लाभार्थियों और नागरिकों के बीच उल्लास, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में जागरूकता पैदा करना, ये इसका उद्देश्य होता है। विश्व रोगी सुरक्षा सप्ताह दोस्तों 11 से 17 सितंबर 2023 को बनाया गया। स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक मनाया गया। और 6वां राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दोस्तों पोषण माह के रूप में सितंबर माह को जाना जाता है, पोषण माह के लिए, इसलिए पोषण सप्ताह भी सितंबर में होता है और पोषण माह क्योंकि खुद सितंबर होता है। आशा करता हूँ कि सभी मेरे साथियों को सभी तथ्य आसानी से समझ आ रहे होंगे। और थोड़ा गति से इस प्रकार कर रहा हूँ क्योंकि दोस्तों आज का जो सेशन अपना लंबा है थोड़ा, इसमें आप काफ़ी सारे बिंदु टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, इसलिए थोड़ी सी गति के साथ मैं अध्ययन कर रहा हूँ। दोस्तों नेक्स्ट बिंदु की चर्चा कर रहे हैं OIML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। क्या है दोस्तों, इसके बारे में जानते हैं। OIML एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी और भारत इसका सदस्य 1956 में हुआ। दोस्तों इसमें क्या होता है कि बाट और मापन के उपकरणों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रदान करने की प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन जाता है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बाट है, माप है, उनका जारी करने की अथॉरिटी मिल जाती है इसमें। यह है दोस्तों IOML, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। हाल ही में भारत 13वां ऐसा सदस्य बन गया है जो OIML का सर्टिफिकेट जारी कर सकता है। भारत अब विश्व में कहीं भी बाट और मापन उपकरणों को बेचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत प्रमाण पत्र जारी करने वाला प्राधिकरण बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वजन या माप बेचने के लिए मॉडल अनुमोदन प्रमाण पत्र अनिवार्य है। यह अब उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बस थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। पोर्टल दोस्तों कौन कौन से पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण GCES है तो मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 21 सितंबर 2023 को यह पोर्टल लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है कि गांव के आधार पर यह पोर्टल अपने जो जितनी भी भूमि है उसके विवरण के सहित जो उसमें उत्पादन होना है उसका एक संग्रह अपने को उपलब्ध करवाएगा। जान लेते हैं इसके बारे में। पोर्टल है गांव के आधार पर GCES योजना तथा भूखंड वितरण सहित उपज के अनुमान का, जितनी उपज होनी है उसका अनुमान लगा देगा और वह एक अपने को डाटा प्रोवाइड करेगा। यह इसका उद्देश्य है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट बिंदु की ओर। कृषि सांख्यिकी आंकड़ों के लिए एक एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने 15 सितंबर 2023 को आधिकारिक तौर पर कृषि सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ किया। अपने को यही ध्यान में रखना है, कृषि
कृषि सांख्यिकी आंकड़ों के एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ कौन से आयोग के द्वारा किया गया? तो नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद्र के द्वारा किया गया। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च, ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 13 सितंबर 2023 को डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल का लॉन्च किया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? भारत के कौशल, शिक्षा और रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य को रूपांतरित करना है, इसमें बढ़ावा देने के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया गया है। स्किल इंडिया डिजिटल भारत में कौशल विकास के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, DPI है। यह एक अत्याधुनिक मंच है, सभी कौशलों को पहलों को एक साथ लाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में अपने पहले भी जानकारी जुटा चुके हैं स्किल डिजिटल इंडिया के बारे में। अब पढ़ते हैं चर्चित पुस्तकें। यह दोस्तों याद रखना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन अपने सेशन में कठिन शब्द की कोई प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है, अपने बहुत आसानी से सभी चीज़ों को याद करने वाले हैं। फायर ऑन द गंगाज, ये पुस्तक किसकी है दोस्तों? फायर ऑन द गंगाज, राधिका एंगर। अब बात आती है इसे याद कैसे करें। एंगर से अपने याद रखेंगे अंगारे, एंगर से अपने याद रखने अंगारे। अंगारे किस में होते हैं? फायर में होते हैं। ठीक है, फायर में क्या होते हैं? अंगारे बनते हैं, आग से अंगारे बनते हैं। तो फायर ऑन द गंगाज किसने लिखी? राधिका एंगर ने, राधिका अंगारे ने, राधिका अंगारे ने। एंगर से याद रखेंगे अंगारे। फायर ऑन द गंगाज, गंगा में लगी आग तो बने क्या? अंगारे। किसने बनाया? राधिका अंगारे। इस प्रकार अपने को याद रखने वाले हैं। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, हम भी पॉलिसी बनाते हैं। सुभाष चंद्र गर्ग, याद रखिएगा सुभाष चंद्र जी क्या थे? LIC में थे, और ये भी कहते हैं हम भी पॉलिसी बनाते हैं। तो सुभाष चंद्र जी LIC में बहुत अच्छे कार्य करते थे, तो इन्होंने क्या करते? कहते थे सभी को वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, हम भी पॉलिसी बनाते हैं, बनवाइएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंच बर्न्स, सुगाता श्रीनिवास राजू, ये अपने इतने ध्यान में नहीं रखनी है। एलन मस्क, इन पर किस पुस्तिका लिखी है? तो वॉल्टर इसाक्सन। एलन मस्क पर किसने लिखी है? इसाक्सन। कि ऐसा है सन, कि कैसा होना चाहिए सन? इसाक्सन, ऐसा होना चाहिए सन, एलन मस्क जैसा होना चाहिए। फिर काय की जरूरत है? किसी की जरूरत है? ऐसा सन हो एलन मस्क जैसा, तो फिर काय की जरूरत है? हिंदूज इन हिंदूज राष्ट्र, देखिए अपने आप को हिंदू जब फील करते हैं तो एक आनंद की अनुभूति होती है, बहुत गौरवान्वित फील होता है। तो हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, क्या आनंद रंगनाथन, आनंद रंगनाथन, आनंद की अनुभूति होती है। नथिंग बट द ट्रुथ, ऋषभ साहब। बलिदान, बलिदान देना एक स्वपन जैसा होता है। तो स्वपन पांडे ने क्या लिखी? बलिदान पुस्तक लिखी। तो आशा करता हूँ कि सभी मेरे प्रिय साथियों को बुक्स याद करने में आसानी होगी। एक बार कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको इस सेशन में जानकारी जुटाकर कैसा लगता है। कि फायर ऑन द गंगाज अपने फायर से याद रखेंगे। राधिका एंगर, अंगारे, अंगारे से याद रखेंगे। फायर अंगारे कहाँ होते हैं? आग में होते हैं। तो फायर ऑन द गंगाज किसकी है? राधिका एंगर की। वी ऑल्सो मेक पॉलिसी, सुभाष चंद्र गर्ग। एलन मस्क, इशाक्सन, ऐसा हो सन, इसाक्सन से याद रखेंगे। ऐसा हो सन कैसा? एलन मस्क जैसा हो। हिंदू हिंदू राष्ट्र है, हिंदू अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाली बात है, आनंद की अनुभूति होती है। तो आनंद रंगनाथन। बलिदान अपने आप में एक स्वपन जैसा होता है, बलिदान देना स्वपन जैसा होता है। तो स्वप्निल पांडे ने लिखी है। आशा करता हूँ कि सभी मेरे प्रिय साथियों को समझ आया तथ्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाईलाइट कर लीजिएगा, बड़ा सारा नोट लगा लीजिएगा, 10,000 रुपये वाला। एक राष्ट्र एक चुनाव उच्च स्तरीय समिति का गठन, इसका गठन केंद्र सरकार ने किया है, 2 सितंबर 2023 को किया है। और यह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह दोस्तों 8 सदस्यीय समिति है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। कि एक राष्ट्र एक चुनाव भारत सरकार द्वारा विचाराधीन एक प्रस्ताव है। अभी इस पर विचार चल रहा है, प्रस्ताव है। इसका इरादा लोकसभा और सभी विधानसभाओं का चुनाव एक साथ हो, एक ही दिन हो और एक ही निश्चित समय के भीतर कराने का है। ये दोस्तों अपने को ध्यान रखना है। तो सभी याद रखेंगे मेरे प्रिय साथी। एक राष्ट्र एक चुनाव की एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में इसका गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया है। सम्मेलन, प्रमुख सम्मेलनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विश्व कॉफी सम्मेलन, कॉफी सर्वाधिक कहाँ होती है दोस्तों? बेंगलुरु में। तो इसका आयोजन भी कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। कब किया गया? 25 से 28 सितंबर 2023 को किया गया। और 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का शुभंकर क्या था? कॉफी स्वामी था। और इसकी विषय थी चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। अपने को याद रखना, विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। भारत ऊर्जा
ट्रांजिशन समिट 2023। ये क्या है? फिक्की के तत्वाधान में भारत ऊर्जा ट्रांजिशन समिट 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 25 से 26 सितंबर 2023 को हुआ। यह सम्मेलन का दूसरा संस्करण था दोस्तों, ठीक है। और इस सम्मेलन में क्या रखा गया? प्रमुख लक्ष्य रखा गया है, देश में 2030 तक 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य रखा गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है, और इसमें जानने योग्य तथ्य है नहीं। अपने को ध्यान रखने कब आयोजित हुआ? 25 से 26 सितंबर को आयोजित हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। 500 गीगावाट नवीनीकरण ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ये भी दोस्तों फिक्की द्वारा 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 20 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित हुआ। इसका विषय था युवाओं को सशक्त बनाकर भविष्य का निर्माण करना, बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ क्रिएटिंग द फ्यूचर। ये इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। और इसी के साथ एक भी था कि देश में उद्योग आधारित कौशल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने का ध्यान केंद्रित करना। इस प्रकार ये प्रमुख कौशल सम्मेलनों के बारे में अपने चर्चा की है। कॉफी सम्मेलन दोस्तों कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। ऊर्जा वाला कहाँ हुआ? दिल्ली में। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? दिल्ली में, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन कहाँ हुआ दोस्तों? यह भी 23 से 24 सितंबर को नई दिल्ली में। न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां नामक विषय पर अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कानूनी विषयों पर सार्थक संवाद और चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना, विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान को बढ़ावा देना, कानूनी मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समझ के मजबूत करना। अन्य सम्मेलन एक नज़र में, जो अन्य सम्मेलन हुए हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय सरकारी संचार मंच 12वां संस्करण था। कहाँ हुआ है? शारजाह UAE में हुआ है, इसका सम्मेलन हुआ है। याद रखने योग्य प्रमुख बात है, जो प्रमुख बिंदु है वो है अपने लिए ये, इस पे आप स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा। वाहन सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 आयोजन कहाँ हुआ? ये राजस्थान में हुआ। इसलिए अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक इंटरनेशनल लेवल का सम्मेलन अपने राजस्थान में हुआ। और कब हुआ? 14 से 15 सितंबर 2023 को हुआ। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? कि सुरक्षित और सुदृढ़ बांध सुनिश्चित करे राष्ट्र की समृद्धि, ठीक है दोस्तों। और उद्घाटनकर्ता कौन थे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी थे। और महत्वपूर्ण बिंदु है कि भारत बड़े बांधों के मामले में विश्व स्तर पर 3रे स्थान पर है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ कि ये फैक्ट सभी मेरे प्रिय साथी याद रखेंगे, क्योंकि यह अपने राजस्थान से रिलेट है। बांध सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में हुआ, ठीक है दोस्तों। 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस, इसका 14वां संस्करण था। कहाँ हुआ? नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। आयोजन मसाला बोर्ड इंडिया, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा विभिन्न व्यापार निकायों और निर्यात मंचों के सहयोग से किया गया। ग्रीन हाइड्रोजन पायलट सम्मेलन 2023 में हुआ, नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ है। आयोजनकर्ता थे कौन से? नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ मंत्रालय। मेला महोत्सव, कौन कौन से मेले आयोजित हुए, कौन से महोत्सव हुए? उसमें एक ही महोत्सव है जो दूसरा कलिंगा साहित्य उत्सव। ये भारत और नेपाल के साहित्य संबंधों के संदर्भ में भगवान शिव और गौतम बुद्ध की भावना को रेखांकित करने के लिए कलिंगा साहित्य उत्सव का दूसरा संस्करण 1 से 3 सितंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू में संपन्न हुआ। अपने को याद रखना है कि दूसरा कलिंगा उत्सव कहाँ आयोजित हुआ? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में। कब? 1 से 3 सितंबर को, ठीक है दोस्तों। अपने को इतना ही याद रखना है। ऑपरेशन ये प्रमुख है, इनमें से एक ना आधा प्रश्न जरूर आता है। अपने को याद यही रखना है कि कौन सा युद्धाभ्यास है वो किस किस मध्य देशों के मध्य होता है और उसका नाम क्या है, इतना ही अपने से पूछा जाता है। तो सिम्बेक्स कौन सा युद्धाभ्यास है? तो नौसेना युद्धाभ्यास है, जो भारत और सिंगापुर के मध्य होता है, ठीक है दोस्तों। और इसमें अपने को जानकारी नहीं लेनी है, अपने को इतना ही याद रखना है। और इसके बारे में जानकारी लेनी वो यह अभ्यास 1994 से आयोजित किया जा रहा है। इससे भारतीय नौसेना द्वारा किसी भी अन्य देश के साथ आयोजित किया जाने वाला सबसे लंबा नौसैनिक अभ्यास होने का गौरव प्राप्त है। ये अपने आप में बड़ी बात है। प्रथम भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास। ये त्रिपक्षीय दोस्तों, इसमें भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया का त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास किया गया। ये कब किया गया? 20 से 21 सितंबर 2023 को रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना, इंडोनेशियाई नौसेना और भारतीय नौसेना के मध्य हुआ, ठीक है दोस्तों। और अपने जो
हिंदुस्तान की तरफ से युद्ध पोत जो शामिल हुआ था वो स्वदेशी था, वो INS सह्याद्री था। INS सह्याद्री, इसका नाम कैसे पड़ा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। INS सह्याद्री स्वदेशी रूप से डिजाइन और नियमित प्रोजेक्ट 17 श्रेणी के मल्टी रोल स्टील्थ फ्रिगेट्स का तीसरा पोत है जो मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई में निर्मित किया गया और इसकी कमान कैप्टन राजन कपूर के पास है। ठीक है दोस्तों, तो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त रूप से सितंबर माह में 13वें इंडो पैसिफिक आर्मीज चीफ कॉन्क्लेव 47वें इंडो पैसिफिक आर्मीज, ये अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आयुष्मान भव, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गांधीनगर गुजरात के राजभवन में आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअल रूप से शुभारंभ 13 सितंबर 2023 को किया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? देश के हर गांव कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक कवरेज प्रदान करना। कि दोस्तों देश के प्रत्येक गांव तक, प्रत्येक कस्बे तक जो स्वास्थ्य के बारे में जो अपनी रिपोर्ट है उसके बारे में जानकारी जुटाना आयुष्मान भव अभियान का प्रमुख उद्देश्य है। इसको लॉन्च कब किया गया? 13 सितंबर 2023 को किया गया और किसके द्वारा? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है। तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग क्या है दोस्तों? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग आयोजित किया गया। ऑपरेशन सजग तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए संचालित किया गया है। इस अभ्यास के दौरान समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी नावों को और छोटे जहाज़ों के आवश्यक दस्तावेजों तथा चालक दल को जारी किए गए पास की व्यापक जांच का स्थापन किया गया। इस प्रकार दोस्तों वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो भारतीय तटरक्षक बल है उसके द्वारा वहाँ पर निगरानी की जाती है, उनके बारे में जानकारी जुटाई जाती है कि ये वैलिड हैं, ये इनवैलिड हैं, जो पास है वो कब तक जारी है। इस प्रकार जो एक अभियान चलाया गया उसका नाम क्या रखा गया? ऑपरेशन सजग रखा गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण, और जो भारत और फ्रांस के मध्य जो युद्धाभ्यास होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? वरुण के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अपने सीधे ही प्रश्न पूछा जाता है, हाल ही में भारत और फ्रांस के मध्य किस युद्धाभ्यास का आयोजित किया गया? तो वरुण का 21वां संस्करण था दोस्तों। ठीक है, और जान लेते हैं भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, यह अभ्यास 1993 से शुरू किया गया। 2001 में वरुण नाम से आयोजित यह अभ्यास तब से मजबूत भारत और फ्रांस के द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बन गया है। और इसका नामकरण कब हुआ? 2001 में हुआ। और यह शुरू कब से हुआ था? 1993 से हुआ था। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023, एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 19वां संस्करण 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक अमेरिका के फोर्ट वेनाइट अलास्का में आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में इतनी ही जानकारी प्रमुख थी। दोस्तों गुजरात के दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज, गुजरात में एक वेनेडियम धातु की खोज की गई है। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने गुजरात में अलंग के निकट खंबात की खाड़ी से क्षेत्र तलछट के नमूनों पर दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज की है। ये एक दोस्तों दुर्बल धातु है वेनेडियम, जो मुख्य रूप से 55 विभिन्न खनिजों में पाया जाता है। उसके शुद्ध रूप में निकालना अक्सर चुनौतीपूर्ण और महंगा होता है। हालांकि खंबात की खाड़ी में इसकी पहचान खनिज टिटानोमैग्नाइट के भीतर की गई है, जो पिघलते हुए लावा के तेजी से ठंडा करने से बनता है। वेनेडियम का उपयोग, दोस्तों वेनेडियम का उपयोग किस में होता है जान लेते हैं। वेनेडियम का उपयोग स्टील मिश्र धातु के उत्पादन के लिए, बैटरी निर्माण में, रक्षा और एरोस्पेस में, ऊर्जा भंडारण में और महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक घटकों में इसका उपयोग होता है। ब्राजील दुनिया में वेनेडियम का सबसे बड़ा निर्यातक है, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, विविध इसमें क्या है ये जान लेते हैं। इसमें अपने को जानना है कि जो जम्मू कश्मीर में उधमपुर स्टेशन है उसका नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर कर दिया गया है। कौन से स्टेशन का? उधमपुर स्टेशन का। कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। दोस्तों ये पुलवामा अटैक हुआ था तब ये शहीद हुए थे कैप्टन तुषार, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम तुषार महाजन स्टेशन कर दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की ओर। भारतीय ड्रोन शक्ति 2023 क्या है? अपनी तरह की पहली ड्रोन प्रदर्शनी सह प्रदर्शन भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन 25 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। यही अपने को ध्यान रखना है। भारतीय ड्रोन शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया? 25 सितंबर को किया गया उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद वायुसेना स्टेशन पर राजनाथ जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था।
बढ़ते हैं नेक्स्ट बिंदु की तरफ। मलयालम फिल्म 2018, मलयालम फिल्म है कौन सी 2018 ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। ऑस्कर अवार्ड के लिए दोस्तों बेस्ट फीचर फिल्म के लिए इसे नामित किया गया है और अभी ऑस्कर अवार्ड की घोषणा अभी नहीं हुई है। 96वें ऑस्कर अवार्ड की घोषणा है वो 10 मार्च 2024 को होगी। तब देखते हैं अपनी ये 2018 फिल्म जो मलयालम फिल्म है जिसको नामांकन किया गया है उसका कौन सा स्थान आता है, कौन सा अवार्ड वो मिलेगा उसकी जानकारी अपने को 10 मार्च 2024 को मिलने वाली है। लेकिन अभी अपने को इतना ही जानकारी लेनी है कि ऐसी कौन सी मूवी है जो ऑस्कर अवार्ड के लिए नामित की गई है, तो वो है मलयालम फिल्म 2018। इसे अपने को याद रखना है क्योंकि इससे पहले दोस्तों लगान मूवी हुई थी 2002 में जिसे ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए नामित किया गया था। उसके बाद अभी तक किसी फिल्म को नामित नहीं किया गया और लगान से पहले जो मदर इंडिया थी और सलाम बॉम्बे को भी अंतिम 5 स्थान बनाने में ऑस्कर अवार्ड में प्रमुख भूमिका अदा की थी। कौन कौन सी मूवी ने? मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे ने। तूफान डैनियल ये क्या है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तूफान डैनियल है दोस्तों ये उत्तरी अफ्रीकी देश लीबिया में 10 सितंबर 2023 को इसने कोहराम मचाया था। तो अपने से पूछा जाएगा तूफान डैनियल कहाँ आया था, तो लीबिया में, उत्तरी अफ्रीका में लीबिया में इसने इस कंट्रीज को प्रभावित किया था। तो विनाशकारी तूफान डैनियल ने इस देश में बुरी तरह प्रभावित किया। इस तूफान ने लीबिया के बेनगाजी, सूसा, बायदा, अलमर्ज और डेरना शहरों को अधिक प्रभावित किया। इस प्रकार तूफान डैनियल का संबंधित कहाँ से है, तो लीबिया से है। दोस्तों आज के सेशन में अपने क्या पढ़ा उसके बारे में अपने मात्र एक मिनट में रिकैप कर लेते हैं। वो इस प्रकार है, 1 मिनट में अपने रिकैप कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा है। नियुक्ति, सुरेश गोपी जी को सत्य फिल्म टीवी के अध्यक्ष नॉमिनी किया गया है दोस्तों। धनंजय जोशी को DIPA के अध्यक्ष के रूप में नॉमिनी किया गया है और R माधवन FTII के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जया वर्मा जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO और अध्यक्ष, ये अपने को ध्यान में रखना है। जया वर्मा को अपने को ध्यान में रखना है। निधन के बारे में डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी के बारे में अपने पढ़ा, ठीक है। N वलारमथी जी के बारे में पढ़ा। N वलारमथी जी ने काउंटडाउन किया था, चंद्रयान 3 से ये संबंधित थे। अरुण कुमार सिन्हा जो SPG जो स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स है प्रधानमंत्री जी के, उनके डायरेक्टर थे। सरोजा वैद्यनाथन जो भारतीय नृत्यांगना थी भरतनाट्यम की, उनका निधन हुआ है। मालिनी राजूरकर के बारे में अपने चर्चा की थी, मालिनी शास्त्रीय संगीत से थे। पीलू रिपोर्टर जो भारतीय अंपायर थे, उनका निधन हुआ है। GCES पोर्टल के बारे में अपने चर्चा की, ये जो एक अनुमान लगाएगा कि इस भूमि में कितनी भूमि में इतने भूमि वितरण है और इसमें कितना उत्पादन फसल का होने वाला है। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म का लॉन्च किया गया। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के बारे में पढ़ा। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति किसने की, किसकी अध्यक्षता में है, तो यह पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के तत्वाधान में आयोजित की गई है। विश्व कॉफी सम्मेलन कहाँ हुआ, बेंगलुरु में हुआ। भारतीय ऊर्जा संस्थान ऊर्जा ट्रांसिशन समिट जो समिट है वो कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ आयोजित हुआ, तो वो भी नई दिल्ली में। बाघ सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ये अपने कहाँ हुआ है, तो जयपुर में आयोजित हुआ है। इसके बारे में अपने चर्चा की थी, ठीक है। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास है वो किसके मध्य हुआ था, भारत और सिंगापुर के मध्य हुआ है। ऑपरेशन सजग ये तटरक्षी इलाकों में हुआ है। वरुण भारत और फ्रांस की नौसेना के मध्य हुआ है। उधमपुर स्टेशन को कैप्टन तुषार महाजन कर दिया गया है। फिल्म 2018 को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए इसे नामित किया गया है। और डैनियल तूफान कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका के लीबिया कंट्रीज में ये डैनियल तूफान ने कोहराम मचाया है था। इस प्रकार आज अपने इसने महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा की। आशा करता हूँ कि यह सभी सेशन सभी मेरे प्रिय साथियों को रुचिपूर्ण लगा है और अपने इस प्रकार लगातार अध्ययन को जारी रखें, लगातार अध्ययन करते रहें। आज के सेशन में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।